इमेजिन करो कि आपका फेवरेट इंटरनेट इन्फ्लुएंसर खुद का एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट अनाउंस करता है। वो उसे काफी हेविली प्रमोट करता है, सेइंग इट इज अ गेम जिसे खेलकर आप पैसे कमा सकते हो। सिंस ये इन्फ्लुएंसर काफी ज्यादा पॉपुलर और पुराना भी है, तो आप इसकी बात में आ जाते हो और जैसे ही ये प्रोजेक्ट शुरू होता है आप इसमें पैसे डालना शुरू कर देते हो। लेकिन जब आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे को निकालने की बारी आती है, तब आप नोटिस करते हो कि उस प्रोजेक्ट में, उस गेम में पैसे निकालने का कोई बटन ही नहीं था। आपको जरा सा झटका लगता है, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर कुछ गलत थोड़ी करेगा, इसलिए आप कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करते हो, जो आपको बताता है कि ये बस एक टेम्पररी इशू है, इसे तुरंत फिक्स कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन कई सारे महीने बीत जाते हैं और फिर भी ये इशू फिक्स नहीं होता है। आप नोटिस करते हो कि आपके इन्फ्लुएंसर ने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है और आपका पैसा कहाँ गया उसका भी कोई आंसर नहीं मिलता है आपको। नाउ ये जो मैंने पूरा का पूरा सिनेरियो आपको बताया, ये एग्जैक्ट सिचुएशन उन इन्वेस्टर्स की थी जिन्होंने लोगन पॉल के क्रिप्टो प्रोजेक्ट CryptoZoo में इन्वेस्ट किया था। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है CryptoZoo, कैसे लोगन पॉल ने उसकी ही ऑडियंस से मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुराए थे और कैसे एक यूट्यूबर ने पूरे के पूरे स्कैम का पर्दाफाश कर दिया था। दिस इज द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट स्कैम डन बाय लोगन पॉल called CryptoZoo. I lost around $50,000 in CryptoZoo. I lost $40,000. I lost around $15,000. I lost $25,000. $120,000. $500,000 Australian, which is $500,000 in CryptoZoo. लोगन पॉल पिछले 20 सालों से इंटरनेट पर कंटेंट पोस्ट कर रहा है और आज उसके चैनल पर 23 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ही इज नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, बल्कि वो एक एंटरप्रेन्योर, पार्ट टाइम बॉक्सर और यहाँ तक कि एक फुल टाइम WWE रेसलर भी है। लेकिन क्योंकि लोगन पॉल इतने सालों से कंटेंट बना रहा है, तो उसकी ये पूरी की पूरी जो जर्नी है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। 2017 के जापान इंसिडेंट ने उसे इंटरनेट का सबसे हेटेड इन्फ्लुएंसर बना दिया था। फिर 2018 से 2021 के बीच उसने खुद के लिए एक कैलकुलेटेड रिडेम्पशन आर्क क्रिएट किया था। उसने बॉक्सिंग और पॉडकास्ट के जरिए खुद को एक मैच्योर और हम्बल वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और सो इट सीम्ड, क्योंकि अपने भाई के साथ लड़ने के बाद, ये जापान इंसिडेंट होने के बाद, ये शायद से उसकी एक ट्रस्ट बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी थी, ताकि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को वेपनाइज कर सके और अपनी ऑडियंस के साथ ही स्कैम कर सके। तो जहां तक बात रही स्कैम्स की, जितने भी लोगन पॉल के ये फैंस वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता ही होगा कि लोगन पॉल ने बहुत सारे स्कैम्स कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ। लेकिन जिस स्पेसिफिक स्कैम की हम लोग बात कर रहे हैं CryptoZoo, वो उसका पहला स्कैम नहीं था। सरप्राइजिंगली इसे लॉन्च करने के कुछ महीने पहले ही जून 2021 में उसने डिंक डोइंक मीम कॉइन के साथ एक क्लासिक पंप एंड डंप स्कैम को अंजाम दिया था, जिसमें उसने अपने व्यूअर्स को मिसलीड करके कॉइन के प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किए थे और सारा का सारा प्रॉफिट अपने पॉकेट में डाल दिया था, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डूब चुका था। तो मैं तुम्हें इजी वर्ड में समझा देता हूं कि पंप एंड डंप स्कीम एक्चुअली में होती क्या है। मान लो कोई मीम कॉइन लॉन्च हुआ, कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च हुआ, लेकिन इजियर टर्म में समझने के लिए लेट्स से कि कोई आईपीओ लॉन्च हुआ किसी कंपनी का। अब आईपीओ का जो मेन सीईओ है उसने बोला कि तुम इस आईपीओ को खरीदो, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा करने वाली है। तो उस सीईओ ने पहले ही अपनी कंपनी के आईपीओ में बहुत सारे शेयर्स खरीद के रखे हुए थे एंड जैसे ही उसने देखा कि पहले डे लॉन्च पर ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, लेट्स से 1000% का प्रॉफिट हो गया है, तो इस प्रॉफिट के पीक पर वो अपने सारे के सारे पैसे निकाल देता है एंड देन ही लीव्स ऑल ऑफ हिज इन्वेस्टर्स विद नथिंग और एटलीस्ट लाइक इन माइनस ऑफ द मनी। लेकिन जब लोगन पॉल को इस पंप एंड डंप स्कीम के लिए एक्यूज किया गया था, तब लोगन पॉल ने अपनी इन्वॉल्वमेंट डिंक डोइंग से बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दी थी। उसने इस चीज को डिनाई कर दिया था कि वो इस प्रोजेक्ट में कभी भी इन्वॉल्व था और वो ये कहने लगा कि डिंक डोइंक नाम तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, कैसा ये फनी सा चीज साउंड कर रहा है। तो मैं तो एक फनी जोक को ही प्रमोट कर रहा था। दिस वाज नथिंग सीरियस फॉर मी। Doink, you're my favorite coin. Want you to dink on my face, take a doink on my chest, yeah. लेकिन कॉफी जिला की इन्वेस्टिगेशन के बाद असली सच बाहर आया और ये पता चला कि लोगन और उसके रूममेट खुद इस डिंक डोइंक के क्रिएटर्स थे। लेकिन अपने प्रमोशनल वीडियोस में लोगन पॉल बस थर्ड पार्टी होने का नाटक कर रहा था ताकि फैंस उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें और कॉइन्स खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाएं। He presents himself as like an interested but unaffiliated investor in this coin.
saying, "This is the dumbest, most ridiculous coin I've ever seen, and that's why I'm all in." But it turns out this is incredibly misleading. So अब तुम्हें उसकी वीडियो से भी समझ आ गया होगा कि कैसे वे में उसे ये देखता था। लेकिन असली सवाल ये आता है कि लोगन पॉल इतना ज्यादा एक्सपोज होने के बाद, इतने बारी पकड़े जाने के बाद भी बच कैसे गया? सी, अनलाइक द स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज को कोई सेबी जैसी लीगल बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। क्रिप्टो का पूरा आइडिया ही यही है कि इट्स एन अनोनिमस एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट, जिसे ट्रैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए देयर इज ऑलमोस्ट नो सिक्योरिटी जब आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए या फिर आपके साथ कोई स्कैम हो जाए तो आप किसी से कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो इसकी फॉर्मली। जिस फैक्ट का फायदा लोगन पॉल एक्चुअली में उठा रहा था, तो अगर आपका पैसा गया तो गया, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगन पॉल हर एक स्कैम से बहुत सारे पैसे जीत कर या फिर कमा कर भाग जा रहा था। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए आप लोगों को IND मनी यूज करना चाहिए। IND मनी इंडिया का पहला GAP लाइसेंस्ड ब्रोकर है जो कि IFSCA से रेगुलेटेड है, GIFT सिटी गुजरात में। तो इसमें आपकी KYC भी इंडिया में होती है और आपका पैसा इंडियन रेगुलेशंस के अंडर ही मूव होता है। सो दिस इज एब्सोल्युटली सेफ एंड रेगुलेटेड एज वेल। आज की बढ़ती महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे जब वेल्थ क्रिएट करना एक चैलेंज है, तो IND मनी आपको एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देता है, और वो है ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। इसके थ्रू आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री के टॉप स्टॉक्स में घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो और वैल्यू बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। अगर लास्ट 1 ईयर में देखें तो यूएस के S&P 500 ने 30% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हो। यूएस इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है कि अगर डॉलर रुपी के मुताबिक स्ट्रांग होता है तो उसका पोटेंशियल बेनिफिट भी आपको ओवरऑल रिटर्न्स में ऐड होकर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इन्वेस्टर ने कुछ साल पहले अगर यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, लाइक एनवीडिया में करा होता, तो उसके ग्रोथ का हाई रिटर्न तो उन्हें मिलता ही। साथ ही डॉलर रुपी के कंपैरिजन में डॉलर के स्ट्रांग होने पर करेंसी एप्रिसिएशन का एडवांटेज भी मिलता, जो कि अराउंड 8 से 10% एक्स्ट्रा होता है पर ईयर। एनवीडिया ने टोटल अराउंड 33,000% रिटर्न दिया है लास्ट 10 ईयर्स में, इंक्लूडिंग डॉलर्स की वजह से बेनिफिट्स। मतलब 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 3.3 CR होते वो आज। और इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के जरिए आप सिर्फ 100-200 रुपए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें ग्लोबल ETFs के जरिए आप एक ही इन्वेस्टमेंट में साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना के मल्टीपल ग्लोबल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आज AI और सेमीकंडक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। एडिशनल फीचर्स के तौर पर यहाँ आपको स्टॉक SIP, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैकिंग एंड स्टॉक सेल का ऑप्शन भी मिलता है, ताकि आपको स्टॉक के प्राइस की जानकारी रहे और प्राइस हाई होने पर आप स्टॉक को सेल कर पाओ। बल्कि IND मनी आपको टैक्स रिपोर्ट भी जनरेट करके देता है और आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से भी बचाता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिससे आप इजीली और करेक्टली अपनी ITR फाइल कर सको। सो IND मनी पे अकाउंट ओपन करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। KYC के लिए आपको बस पैन कार्ड और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, एंड कोई अकाउंट ओपनिंग और AMC चार्जेस भी नहीं है इसमें। देन ऑनबोर्डिंग के बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टिंग आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का मौका देती है, और IND मनी इसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में भी IND मनी का लिंक दे रखा है आपको। वहां से आप IND मनी को डाउनलोड करें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। बट नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। नाउ डिंक डोंक वाले जो स्कैम था उसको बीते हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसके खत्म होने से पहले ही लोगन पॉल ने अपने आप को एक दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया था, जिसका नाम था क्रिप्टो जू। और इस क्रिप्टो जू को उसने अपने इम्पल्सिव पॉडकास्ट पे अनाउंस करा था। ये इतनी ज्यादा बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इम्पल्सिव पे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा व्यूज आते थे। पॉल का कहना था कि क्रिप्टो जू उसका एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें लोग एक गेम खेलकर असली पैसा कमा सकते थे। For the last 6 months, I've been working on my own NFT project that I believe is going to change the game. It's a game. It's a game. It's a really fun
game that makes you money. Now this sentence alone is a very big red flag. लेकिन क्रिप्टो की जो ये दुनिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा weird है, तो you would just have to bear with me for few seconds. क्रिप्टो ज़ू दरअसल एक इंटरैक्टिव गेम होने वाला था जिसमें लोग ज़ू कॉइन्स नाम की एक डिजिटल करेंसी, जिसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, उससे यूज करके एग्स परचेज कर सकते थे। इन एग्स को हैच करके एनिमल्स मिलते थे पोकेमॉन की तरह, और फिर डिफरेंट एनिमल्स को ब्रीड करके लोग अलग अलग टाइप के यूनिक एनिमल्स क्रिएट करते थे। जैसे एक पैंडा और कैट को मिलाकर लोग पैंडा कैट बना सकते थे। अब ये जो क्रिप्टो ज़ू वाला गेम था ना, ये एक मम्मी पापा वाला गेम की तरह था। एक मम्मी एक एनिमल होती थी, एक पापा एक एनिमल होता था, उनका मिक्स करके उनका जो बच्चा पैदा होता था वो जितना ज्यादा रेयर होगा उसकी मार्केट में उतनी ज्यादा वैल्यू होगी, वो उतने ज्यादा पैसे बिकेगा या फिर उतने ज्यादा क्रिप्टो पे बिकेगा और तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड राइट? सच्ची बात बोलो तो इट वाज अ प्रीटी इजी एंड प्रीटी जीनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसानी से मासेस को समझ आ सकता था। पर इन रियलिटी ये गेम एक डिजिटल झूठ था बस। लोगन पॉल ने अपने पॉडकास्ट में ये क्लेम किया था कि इस प्रोजेक्ट में सारी की सारी आर्ट हैंड ड्रॉन होगी। We handmade art for the past 6 months, bro. Approval, very specific notes, 10 different artists making art for our project. और उसने खुद से इसमें $1 million इन्वेस्ट करने का दावा किया था। Bro, we have a massive team behind it and are probably out of pocket like $1 million. Just because we believe it's gonna work. लेकिन असलियत ये थी कि इसमें जितनी भी आर्ट थी, सबसे पहली बात तो वो स्टॉक फोटोज को मर्ज करके बनाई हुई थी, जो कि लिटरली एक बच्चा पेंट में भी बना सकता था। तो लोगन पॉल ने इस प्रोजेक्ट को इतना हाइप कर दिया था कि इसके लॉन्च होते ही मार्केट कैप इस प्रोजेक्ट का $120 million तक पहुंच गया था। You heard that number right, $120 million। तो इस चीज के बाद लोगन पॉल ने अपना जेन्युइन पैसा लगाकर क्रिप्टो ज़ू के ज़ू कॉइन्स परचेज करे, और इन पैसे से उसने जो एग्स खरीदे थे उनका हैच होने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पर जब लोगों ने प्रॉफिट निकालने की कोशिश की तो असली स्कैम सामने आया। तो क्योंकि इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा हो गया था, तो लोगों ने अपना जेन्युइन पैसा लगाकर क्रिप्टो ज़ू के कॉइन्स खरीदने शुरू करे थे, और इस कॉइन से जो एग्स खरीदे थे उन्होंने उसको हैच करने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास पता नहीं कितना पैसा आ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने एग हैच होने के बाद अपना पैसा निकालने की कोशिश करी, तब उनके साथ असली स्कैम शुरू हुआ, क्योंकि वेबसाइट पे सेल बटन था ही नहीं। लोग चाहे जितना भी पैसा होता क्रिप्टो ज़ू के अंदर उतना पैसा डाल सकते थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल सकते थे, लेकिन उस पैसे को बाहर निकालने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। इसीलिए लोगों का काफी सारा पैसा अंदर ही फंस गया था। लोगन पॉल ने क्रिप्टो ज़ू के लिए एक डेडिकेटेड डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया था, जिसमें वो खुद तो बिल्कुल एक्टिव नहीं था, लेकिन उसका मैनेजर जेफ लेविन कॉन्स्टेंटली क्रिप्टो ज़ू के इन्वेस्टर्स के साथ एंगेज किया करता था। इसीलिए जब उन्होंने पैसे ना निकाल पाने वाली प्रॉब्लम रिपोर्ट की, तब जेफ ने बड़े कन्वीनियंटली उन्हें बताया कि ये बस एक टेक्निकल इशू है जो जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहते कहते महीने बीत गए और फिर 2022 आया और लोगों का पैसा अभी भी क्रिप्टो ज़ू में फंसा हुआ था। लोगों को इस पॉइंट पे ये चीज़ रियलाइज हो गई थी कि जो भी गेम उन्हें प्रॉमिस किया गया था, जो भी क्रिप्टो थिंग उन्हें प्रॉमिस की गई थी, वो गेम वो थिंग कभी बनी ही नहीं थी पूरी। और अब उन्हें ये चीज़ रियलाइज हो गई थी इतने देर बाद कि उनके साथ स्कैम हो चुका है। इस पॉइंट पे लोगन पॉल ने भी क्रिप्टो ज़ू को एक तरीके से ना अबैंडन नहीं कर दिया था, क्योंकि वो उसको ऐसे प्रेजेंट करता था कि क्रिप्टो ज़ू कहीं उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि जनवरी 2022 में उसने KSI के साथ मिलकर प्राइम हाइड्रेशन अनाउंस किया, और ऐसा लगने लगा कि लोगन पॉल क्रिप्टो ज़ू को छोड़कर अब आगे बढ़ चुका है। Have created drink company. नाउ प्राइम, मेरे ख्याल से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि प्राइम कितना ज्यादा फोर फ्रंट पे रखा गया था। प्राइम सच में इतना ज्यादा प्रायोरिटी बन गया था KSI और लोगन पॉल दोनों के लिए कि उसकी जो मार्केटिंग थी वो लोग इंडिया में भी कर रहे थे। मीनवाइल क्रिप्टो ज़ू के जो ये डिस्कॉर्ड सर्वर थे उन्हें लोग झूठी उम्मीदें दे रहे थे कि ये एक टेम्पररी इश्यू है, जबकि महीनों बीत गए थे और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब ये सब कुछ चीजें चल रही थी, उसी दौरान लोगन पॉल ने एक और NFT प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जिसका नाम था 99 Originals. And then I came up with an idea.
99 originals. It'll be 99 photos that I take every day over the course of 99 days. Completely forgetting his previous investors जिनका पैसा अभी तक क्रिप्टोजू में अटका हुआ था। और जब उससे पूछा गया कि आखिर क्रिप्टोजू का हुआ क्या, तो उसने खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ये कहते हुए कि उस प्रोजेक्ट में मेरा मिनिमल इन्वॉल्वमेंट था और खुद कुछ टीम मेंबर्स की गड़बड़ हरकतों के कारण ये प्रोजेक्ट अभी भी अटका हुआ है। लेकिन वो जल्द ही उसके सोल्यूशन पर काम करने वाले थे। टू नो वन सरप्राइज, उसका सोल्यूशन अभी भी नहीं आया है। इन मई ऑफ 2022 क्रिप्टोजू से रिलेटेड सारे सोशल मीडिया अचानक से ब्लैंक हो गए। डिस्कॉर्ड के मॉडरेटर्स और लोगों को फॉल्स होप देने वाले अचानक से गायब हो गए। उन्हें अपडेट मिलना और फेक लॉन्च डेट्स मिलना बंद हो गया था इस पॉइंट पर। एंड दे वर लेफ्ट completely in the dark। तो ये सारे के सारे लोग अपने वॉलेट्स में या फिर क्रिप्टोजू में इतने फेक कॉइन्स रख रहे थे, जू कॉइन्स को रख रहे थे जिनकी मार्केट वैल्यू 0 थी। होपिंग दिस थिंग कि लोगन पॉल, मुझे हंसी आ रही है, आई एम सो सॉरी, कि लोगन पॉल कभी वापस आएगा उनके पास और उनके सारे के सारे पैसे या फिर उनके कॉइन्स की असली वैल्यू उन्हें दे देगा। पर आने वाले महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि लोगन पॉल आगे बढ़ चुका था। अब लोगन पॉल कंप्लीटली अनबॉदर रहा इस चीज से, while उसके इन्वेस्टर्स सफर कर रहे थे। दिस फोर्स्ड यूट्यूबर कॉफीजिला टू टेक चार्ज अगेन और उसने दिसंबर 2022 में एक 3 पार्ट सीरीज रिलीज की जिसमें उसने क्रिप्टोजू के पूरे स्कैम को पीस बाय पीस डिसमेंटल करके रख दिया था। आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन। मैंने कॉफीजिला की वीडियो का भी लिंक तुम्हें नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि थैंक्स टू हिम ओनली कि क्रिप्टोजू के लोगों को आगे चलकर थोड़े से पैसे वापस मिलने वाले थे। लेकिन ब्रॉड टर्म्स में मैं ये कह सकता हूँ कि कॉफीजिला ने ये पता लगाया कि क्रिप्टोजू के फेल होने के पीछे लोगन पॉल के साथ साथ उसके कुछ टीम मेंबर्स का भी हाथ था। टर्न्स आउट कि लोगन पॉल ने ऐसे लोगों को हायर करा था इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में लेजिट तो बिल्कुल भी नहीं थे। एडी इबानेज वो बंदा था जो क्रिप्टोजू के पूरे डेवलपमेंट को मैनेज कर रहा था। द रीजन लोगन पॉल ने उसे प्योर डेवलपमेंट का इंचार्ज बना दिया था was बिकॉज उसका रेज्यूमे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अकॉर्डिंग टू हिम वो एक MIT ग्रेजुएट था, प्रीवियसली CIA के साथ काम कर चुका था और सुपर बोल जैसे प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स इवेंट में एज एन एनालिस्ट काम कर चुका था वो पहले। लेकिन कॉफीजिला ने जब इस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया तो ही फाउंड आउट कि इनमें से एक भी क्लेम सच नहीं था और रियलिटी ये थी कि एडी वॉज नो वन बट अ फ्रॉड। वो क्रिप्टोजू के 30 डेवलपर्स को मैनेज कर रहा था, विच ऑल्सो इंक्लूडेड द लीड डेवलपर ज़ैच किलिंग्स। इनिशियली ज़ैच को उसके काम के लिए $1 मिलियन प्रॉमिस किए गए थे और साथ में जू टोकन्स का 5% कट भी मिलने वाला था उसे, लेकिन इनमें से एक भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ और एडी जो उसे पे करने वाला था उसने एक भी पैसा नहीं दिया ज़ैच को। इसीलिए ज़ैच ने रिटेलिएशन में डेवलपमेंट बीच में ही छोड़ दिया और क्रिप्टोजू का सोर्स कोड अपने साथ लेकर वो स्विट्जरलैंड भाग गया, सेइंग कि जब तक उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे वो कोड शेयर नहीं करेगा। एंड दिस वाज द मेन रीजन कि जो क्रिप्टोजू की मेन वेबसाइट थी वो कभी फंक्शनल थी ही नहीं और ना ही कभी गेम कंप्लीट हुआ। बट दिस वाजंट इवन द मेन रीजन फॉर द स्कैम। असली गेम तो लोगन पॉल के द्वारा हायर्ड एक दूसरा इंसान खेल रहा था, जेक ग्रीनबॉम AKA क्रिप्टो किंग को लोगन पॉल ने एज अ को फाउंडर लाया था इस प्रोजेक्ट में। जेक एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिप्टो गुरु था जो कि इंश्योर करने वाला था कि प्रोजेक्ट से फाउंडर्स का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। क्रिप्टोजू को 2021 में ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले उसने जुलाई में एक स्टेल्थ लॉन्च करने का आइडिया दिया। नाउ आई नो दिस इज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, तो मैं तुम्हें इजी टर्म्स में समझाता हूँ। इससे होता क्या कि जो जू कॉइन्स थे उसे सारे के सारे फाउंडर्स सस्ते में खरीद के पहले से ही ले लेते थे और जब ऑफिशियल लॉन्च होने पे लोग असली पैसे से इन जू कॉइन्स को खरीदते तो इसका प्राइस स्काई रॉकेट हो जाता और उनके जो पैसे जो उन्होंने पहले से ही इन्वेस्ट करे थे या फिर जो कॉइन्स उन्होंने पहले से ही खरीदे थे उनका वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाता। इनिशियली जितने भी फाउंडर्स थे उन्होंने अग्री किया टू लिमिट कि कौन कितने टोकन्स खरीद सकता था ताकि सबको फेयर शेयर मिले और किसी को कोई शक भी ना हो। लेकिन लोगन पॉल को इस चीज का शक था कि उसके साथ ही स्कैम हो रहा है। यहाँ पर उसे ये शक था कि लोग अपने सीक्रेट वॉलेट्स को यूज करके काफी ज्यादा अमाउंट में बहुत सारे टोकन्स खरीद रहे हैं ताकि उन्हें मैसिव अमाउंट का बेनिफिट हो। इसलिए लोगन और उसकी टीम ने गेम के लॉन्च होने से पहले ही जू टोकन्स का एक नया वर्जन बनाया और उसे ही लॉन्च किया, जिसके कारण पुराने टोकन्स की कोई भी वैल्यू नहीं थी अब।
अब, और ये नए टोकन्स को ही स्टेल्थ लॉन्च के दौरान सबके वॉलेट्स में क्रेडिट किया गया था एक्सेप्ट जेक। तो बेसिकली यहाँ पे लोगन पॉल और जेक दोनों एक दूसरे को डबल क्रॉस कर रहे थे क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज्यादा ग्रीडी थे। और जब जेक को इस चीज के बारे में पता चला तब उसके और लोगन पॉल के बीच में इंटरनल वॉर शुरू हो गई थी, जिसके कारण क्रिप्टोजू प्रोजेक्ट पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे फ्रॉडस्टर्स इंक्लूडिंग लोगन पॉल ये सब के सब इस प्रोजेक्ट से अमीर होकर ही निकले थे। एडी इबानेज ने स्टेल्थ लॉन्च से $1.7 मिलियन कमाए, और इवन दो जेक ने पुराने टोकन्स खरीदे थे ही स्टिल मैनेज टू रिडीम देम, और उसने $6 मिलियन कमाए थे इस पूरे स्कैम से। एंड आई होप दिस एक्सप्लेन्स कि आम लोगों के इन्वेस्टमेंट का पैसा आखिर गया कहाँ था। नाउ तुम्हें पूरी की पूरी कहानी समझ आ गई कि क्या था क्रिप्टोजू, क्या हुआ था, और जब ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था इस स्कैम के बारे में जब सब लोगों को पता चला था तब तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि लोगन पॉल ने एटलीस्ट थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी ली होगी, लोगों को बताया होगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है क्रिप्टोजू के साथ। लेकिन लोगन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। लोगन का यहाँ पे बेसिकली ये कहना था कि ये सारी की सारी गलती उसके टीम मेंबर्स की है। एंड डू यू रिमेंबर कॉफीजिला जिसने सारा का सारा स्कैम दुनिया के सामने लाया था, लोगन पॉल ने उसके अगेंस्ट एक डेफेमेशन केस सू करने की धमकी भी दी थी। मतलब यहाँ पे बेसिकली वाली सिचुएशन थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Logan Paul is suing me for CryptoZoo only a year after he thanked me for it. Rather than pay back his victims fully, Logan would rather publicly humiliate himself in court by accusing me of defaming him. लेकिन इस वीडियो के बाद उसे बहुत सारा बैकलैश मिला, जिसके कारण डिलीटेड दिस वीडियो। और उसने कॉफीजिला को बाद में अपोलोजाइज भी किया और प्रॉमिस किया कि वो अपने इन्वेस्टर्स को $1.3 मिलियन का रिफंड देगा। CoffeeZilla is not a criminal. I called him, I apologized. My initial response to his series was that fire, an ego flare, fighter at heart, and I was defensive because I know I never scammed anyone with this project. I never made any money, never sold any tokens, and I only had the best intentions going in. लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिल नहीं रहा था एक्चुअली में, तो इसीलिए एक एक करके सारे इन्वेस्टर्स ने लोगन पॉल को कोर्ट में सू करना शुरू कर दिया था। फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद इन जनवरी 2024 लोगन पॉल ने $2.3 मिलियन का एक बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, विच इज नॉट रियली अ रीफंड एनीमोर। ही आल्सो अनाउंस्ड कि गेम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, फाइनली किलिंग ऑल द होप फॉर एवरी सिंगल पर्सन इन दिस गेम। ये बायबैक प्रोग्राम भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था क्योंकि इसमें लोगों को सिर्फ उन एग्स और एनिमल के पैसे वापस मिल रहे थे जो उन्होंने जू टोकन्स यूज करके खरीदे थे, बट नॉट द एक्चुअल जू टोकन्स देमसेल्व्स। और रियलिटी में इन्वेस्टर्स का मेजर पैसा जू टोकन्स पर ही डूबा हुआ था, जिसकी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं ली गई। इन रिफंड्स के लिए सबको एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया गया था कि वो लोग लोगन पॉल को फ्यूचर में कभी भी सू नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ एक ऐसा जरिया था लोगन पॉल के लिए जिससे वो बेयर मिनिमम करके खुद को या फिर अपने नाम को इस क्रिप्टोजू के स्कैम से अपना नाम साफ कर रहा था। एंड सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात मैं बताऊं तुम लोग को, कॉफीजिला को जब उसने सॉरी बोला था, इस यूट्यूबर को जब उसने सॉरी बोला था, उसके बाद सॉरी बोलने के बाद उसने उसे दोबारा सू करने की धमकी दी एंड उसने उसके ऊपर डेफेमेशन केस भी करा। दैट वाज सो, आई एम सो सॉरी, आई एम लाफिंग एट दिस थिंग। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा गया है इसमें, लेकिन दैट इज जस्ट सो फनी। ठीक है, दैट इट्स ओनली फनी टू मी बिकॉज इट्स ओनली फनी टू मी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूट्यूबर वाली चीज़ कर रही थी लोगन पॉल ने कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इस पूरे के पूरे स्कैम से आपको ये पता लगता है कि अगर आप अमीर हो, अगर आपके कनेक्शंस हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आज लोगन पॉल ने अपने आप को इन सब चीज़ों से डिस्टेंस कर लिया है और वो करंटली अपने WWE करियर पर फोकस कर रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी ही इज स्टिल थ्राइविंग, और क्योंकि वो एक बहुत ही टैलेंटेड एथलीट है तो अपने WWE परफॉर्मेंसेस से उसने लोगों का ध्यान अपने शेडी साइड से बिल्कुल ही हटा दिया है। और इसी के साथ क्रिप्टोजू और स्कैम की कहानी अभी तो यहीं पे खत्म होती है और मुझे नहीं लगता कि इससे आगे लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा। गाइस मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी विजय माल्या के ऊपर और मुझे जो मनी वाले स्कैम वाली जो चीजें हैं ना, इनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो इफ यू गाइस आर आल्सो लाइकिंग दिस थिंग, डू लेट मी नो कि क्या मुझे इनके बारे में और वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज don't get involved in any kind of scam and I hope that you're close to your loved ones. I'll see you very soon. Bye bye.